शादी के बाद ससुर को फार्ज हो गया तो सास ने मेरी जिम्मेदारी ससुर की देखभाल पर लगा दी। मेरे ससुर इतने बूढ़े नहीं थे जितना मैं समझती थी। वो अभी काफ़ी जवान थे। मैं रोज़ जैतून के तेल से ससुर की टांग की मालिश करती तब मुझे अजीब सा महसूस होता। एक रात में मालिश करने में मसरूफ़ थी कि मेरी आंखें नींद से बंद होने लगी तो अचानक मेरा हाथ जब ससुर की प्राइवेट जगह पर लगा तो मैं चौंक गई कि इस उम्र में भी इतना सख्त। खैर, मैंने इस ख्याल से अपना जहन झटक दिया और वापस आकर अपने कमरे में सो गई। लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही थी। पूरी रात मैं इसी सोच में थी कि अगर एक बार अपने ससुर से नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर मैंने फैसला किया कि एक बार देखो तो सही, इसमें हर्ज ही क्या है, कौन सा किसी को पता लगेगा। उस रात मैं पूरी तैयारी में थी। मैंने तंग कपड़े पहन रखे थे और गले में दुपट्टा भी नहीं था। जब सब सो गए तो मैं तेल हाथ में पकड़े ससुर के कमरे में दाखिल हुई। उसके सामने बैठकर जब मैंने टांग की मालिश करने की बजाय अपना हाथ ससुर के। मैं एक बड़े घर की बहू थी। मेरे वालिदैन बचपन में ही इंतकाल कर गए थे और मैं अपने दूर के रिश्तेदार के घर यतीमी की ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरे रिश्तेदार के यहाँ एक दिन गई यूँ उस नेक दिल इंसान ने मेरा रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग कर मुझे एक आलीशान घर में ब्याह दिया। मैं इस घर से ही हूँ और उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। बहू बन चुकी थी। ज़िंदगी में हर तरफ सुकून ही सुकून आ गया था। लेकिन अचानक ही एक दिन बड़े हादसे में मेरे शौहर जाँ बहक हो गए और मैं जवानी में ही बेवा हो गई। मेरे शौहर सिर्फ 2 ही भाई थे। अब मेरा छोटा देवर ही रह गया। मेरी सास उसकी शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे ससुर ने कहा वो अपनी यतीम भतीजी के अलावा किसी और से बेटे की शादी ना होने देंगे। मेरी सास इसी शादी पर राज़ी नहीं थी, जबकि देवर और ससुर की इसी में मर्जी थी। मेरी सास को लगता था कि जो बहू मेरे ससुर को पसंद करती, वो यतीम लड़कियां पहले अपने माँ बाप को खाकर बैठी होती हैं और बाद में शौहरों को भी खा जाती हैं, यानी उनके नहुसत भरे साए उनके शौहरों की मौत हो जाती है। मेरी सास की इस छोटी सोच ने शौहर के मरने के बाद मेरी ज़िंदगी भी अजीरन बना दी थी। लेकिन इस घर के सिवा मेरा दूसरा कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए मैं चुपचाप शादी को लेकर घर में झगड़ा चल रहा था। एक रात मेरे ससुर अचानक बीमार हो गए और उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, जिसे देखते हुए मेरा देवर फ़ौरन हस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि उन्हें फाल्ज हो चुका है और अब वो शायद ही ठीक हों। मेरा देवर ससुर को वापस घर ले आया और माँ पर खूब बरसा कि इस मरतबा तो वह खुद ही अपना शौहर खा रही है। मेरी सास भी शायद सदमे की हालत में थी, इसलिए चुपचाप अपने अलग कमरे में बंद हो गई और बहुत ही कम किसी से बात करती। ससुर की हालत को देखते हुए मेरे देवर ने मुझसे कहा, एक काम वाली रख लेते हैं जो अब्बू का काम कर देगी। मैंने भी इस बात पर हामी भर ली, क्योंकि जवान बहू अब ससुर के कमरे में हर वक्त तो ना रह सकती थी, इसलिए बड़ी उम्र की एक मुलाजमा को रखना ही बेहतर था, क्योंकि अब तो मेरी सास भी अपने ही कमरे में बंद रहती। कुछ दिन में मुलाजमा का बंदोबस्त हो गया। मुलाजमा रोज़ काम पर आती और कमरे में ही वक्त गुजारती। जब मेरा देवर घर आ जाता तो मैं भी अपने ससुर के पास उसकी मौजूदगी में चली जाती और ससुर के कमरे की जानब देखती। मेरे लिए ये बात बहुत हैरानकन थी, लेकिन खामोश तमाशाई बनी हुई सब कुछ देखती रहती और कर भी क्या सकती थी। एक दिन अपने इस दौर के रिश्तेदारों के घर गई हुई थी, जिन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा था। मुझे घर से कॉल आई। फ़ोन पर मुलाजमा की आवाज़ थी, जो काफ़ी डरी सहमी हुई थी, और उसने मुझे फ़ौरन घर आने का कहा। मैं उसी वक्त जल्दी जल्दी घर पहुंची तो मुलाजमा दरवाजे में खड़ी थी। उसने मुझसे कहा, मैंने यहाँ काम नहीं करना, इस घर में साया है, मेरा हिसाब किताब करें और मैं जाऊँ यहाँ से। मैं उसकी बात सुनकर बहुत परेशान हुई। मैंने उससे कहा, तफसील से बताओ क्या हुआ है, लेकिन वो कुछ बताने पर आमादा नहीं हुई, बल्कि अपने पैसे छोड़कर जा रही थी। अचानक मेरे साथ भी वहीं चली गई। उन्होंने पैसे निकाल कर मुलाजमा को दिए और फारग हुई। ये देखकर मैं बहुत हैरान हुई। ये तो कमरे से निकलती ही नहीं, मगर आज कैसे दरवाजे पर आ गई। लेकिन मैं मज़ीद कुछ कहे चुपचाप घर के अंदर चली गई और अपने ससुर के लिए खाना बनाकर उनके कमरे में ले जाने के लिए ट्रे तैयार की तो मेरी सास भी किचन में पहुंच गई। उन्हें किचन में देखकर मैं दिल ही दिल में मज़ीद हैरान हुई। अभी मैं उनके आने का मकसद ही तलाश रही थी कि वह खुद ही बोल उठी, ये खाना मुझे दे दो, मैं ले जाती हूँ और खुद खिला दूँगी। मैंने बगैर कोई दूसरा लफ्ज़ कहे बर्तन उन्हें थमा दिए और खुद कमरे में चले आई। शायद आज का दिन ही एक के बाद एक हैरानकर मंजर दिखाने वाला था।
उस दिन के बाद वो ससुर के कमरे में खुद जाने लगी थी। मुझे लगा उन्हें भी अपने शौहर का एहसास हो चुका है, इसलिए खिदमत कर रही हैं। मगर अब मेरे ससुर भी पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे और दिन ब दिन उनकी सेहत गिरती जा रही थी। एक दिन मेरे देवर ने माँ से कहा वो शादी करना चाहता है ताकि उसकी बीवी आए और घर में एक मज़ीद औरत की कमी भी पूरी हो। मेरी सास बिना कुछ कहे मेरे देवर की शादी पर राज़ी हो गई और दिन रात उसकी शादी की तैयारियों में लगा दी। कम ही अरसे में मेरी सास ने शादी की सब काम दिलचस्पी में मुकम्मल करके अपने बेटे को ब्याह लिया और मेरी नई देवरानी ब्याह कर ससुराल आ गई। मेरी नई देवरानी बहुत मासूम और सादा मिजाज थी। वह हर किसी की बात पर सर झुका देती और ज़माने की चालाकियाँ उसे बिल्कुल भी न आती थीं। सास ने नई दुल्हन को आते ही ससुर के कमरे में खिदमत पर लगा दिया और मेरा देवर भी अपनी बीवी को यही तलकीन करता कि वो अपने बीमार ससुर की खिदमत दिलो जान से करे। मेरी देवरानी हर वक्त ससुर के ही कमरे में रहने लगी थी। मेरी सास ने एक मर्तबा फिर से अब कमरे से निकलना बंद कर दिया था और ससुर की सारी जिम्मेदारी मेरी देवरानी पर आ गई थी, जिसे वो खुशी असलूबी से निभा रही थी। उन्हीं दिनों मेरा देवर अपने एक दोस्त को घर ले आया और घर का ऊपर वाला पोर्शन और किराए पर दे दिया। मेरी सास ने इस बात पर एतराज़ किया तो मेरे देवर ने कहा घर के खर्चे बढ़ गए हैं और अब्बू की दवाइयाँ भी बहुत महंगी आ रही हैं, इसलिए हमें इजाफी आमदनी की ज़रूरत है। वैसे भी ये लड़का उसके बचपन का दोस्त है और देखा बाला है। सास ने देवर की जब बात सुनी तो खामोश हो गई और अपने कमरे में चली गई। दूसरी जान मेरे देवर ने मुझे किचन में आकर बताया कि उसका ये दोस्त पहली मर्तबा घर से दूर आया है, इसलिए खाना पकाना नहीं जानता। अब से उसका खाना भी हम ही बना कर देंगे। मैंने अपने देवर की बात पर हामी भर ली। रोज़ाना उसके दोस्त का भी खाना बनाने लगी। जब मैं खाना बना लेती तो वो मेरे देवर उसे पहुंचा देता। एक दिन बहुत तेज़ बारिश बरस रही थी और मैं अपने कमरे में बैठी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। घर वाले तो अपने कमरे में आराम कर रहे थे, तो रात के इस पहर कौन हो सकता था। मैंने उठ के हिम्मत दिखाते हुए दरवाज़ा खोल दिया तो सामने मेरे देवर का वही दोस्त खड़ा था जो ऊपर वाले हिस्से में रह रहा था। इतनी तेज़ बारिश और ठंड में वो मुकम्मल भीग चुका था और जल्दी जल्दी माजरत करता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया। पीछे खिड़ी मैं उसके साथ दिल में हमदर्दी के जज्बात लिए फ़ौरन किचन की जाना बढ़ी और चाय बनाकर उसके लिए जाने लगी। इतनी ठंड में एक इंसान के लिए मेरे दिल में हमदर्दी और एहसास के जज्बात पैदा होना फितरी था। मैं जब चाय लेकर ऊपर वाले पोर्शन में गई तो सामने ही वो अपने गीले कपड़े सुखाने की कोशिश कर रहा था। मुझे आता देखकर एक लम्हे के लिए वो ठिठक गया। कदम तो मेरे भी डगमगाए, लेकिन मैं पूरे एतमाद से आगे बढ़ी और चाय उसके सामने पेश की। मेरे हाथ में चाय देकर उसे तो शक्कर अमीज़ लहजे में कहा। उसे इस वक्त चाय की सख्त तलब हो रही थी। मैं भी चाय उसे थमाकर जल्दी से नीचे आ गई, मारा कोई देख ना ले और फिर नई कहानी खोए। उस दिन के बाद मैं उस लड़के को गैर इरादी तौर पर बहुत सोचने लगी थी, क्योंकि वो शक्ल और सूरत में मेरे मरहूम शौहर से कहीं ज़्यादा वजिया और पुरकशिश था। मैं अब अक्सर ही उसके लिए कुछ न कुछ बनाकर ऊपर ले जाने लगी और यूँ हमारे दरमियान अजनबियत की दीवारें गिरकर बेतकल्फ़ी बढ़ने लगी। उधर मेरी सास का वही रवैया था, कमरे में बंद रहना, जबकि मेरी देवरानी ससुर की खिदमतों में मशगूल रहती। दूसरी तरफ मेरे देवर के अंदाज व त्वार भी कुछ बदलते जा रहे थे। ना जाने क्यों वह अब अपनी बीवी से नाराज़ रहने लगा था। एक रात जब मैं छुप कर अपने देवर के दोस्त को मिलने गई तो हम दोनों बैठे बातें कर रहे थे। अचानक मेरी देवरानी वहीं पर आ गई। उसे यूं देखकर मैं और वो लड़का दोनों ही घबरा गए। वो लड़का फ़ौरन से पहले अपने कमरे में चला गया, जबकि मैं वहीं रह गई। मेरी देवरानी ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा वो ससुर के मैले कपड़े धोकर सुखाने आई थी, लेकिन ये सब देखकर उसे अफसोस हुआ। मैंने आगे बढ़कर देवरानी के पैर पकड़ लिए, वो ये बात किसी को न बताए, वरना मैं कहाँ जाऊँगी, इस दुनिया में मेरा कोई है नहीं। मेरी देवरानी ने मुझे एक चांस और दिया और मुँह वहाँ चली गई। उस दिन के बाद से मैं मोहतात हो गई, लेकिन अब भी अपने देवर के दौर से रब्ता ख़त्म नहीं किया। अब ये मेरे बस में नहीं था। मैं उससे मोहब्बत करती थी और हमेशा मिलते रहना चाहती थी, बल्कि उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझसे शादी करके मुझे यहाँ से ले जाएगा। बस कुछ दिनों की बात है, मगर अब मुझे अपनी देवरानी की तरफ से दड़का लगा रहता और किसी तौर पर भी यकीन न आता। एक दिन मेरा देवर रात देर तक घर से बाहर रहा तो मेरी देवरानी ने मुझे बुलाया और कहा आज ससुर की तबीयत बहुत ख़राब है, मैं आकर देख लूँ। मैं जब कमरे में गई तो मुझे वो वाकई बहुत बीमार लगे और लगता था कि आज वो नहीं बचने वाले। मेरी देवरानी ने मज़ीद मुझे कहा वो सास को बुला लाए ताकि वो आज उनके पास रहे। मैंने हामी भरी और ससुर के कमरे से निकलकर सास के कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन न जाने मेरे दिल में उस वक्त क्या ख्याल आया कि मैं वहीं से ही मुड़कर अपने कमरे में चली गई और फ़ौरन औरत को कंबल लपेट कर सो गई।
कुछ ही देर बाद मेरे देवर के कदमों की आवाज़ आई। यकीनन वो घर वापस आ चुका था। मैं उठकर झांका तो वो कमरे में चक्कर काट रहा था। मुझे आता देखकर उसने अपनी बीवी के बारे में पूछा तो मैंने दिल में सोचा, यही मौका है, लोहा गर्म है, वार कर देना चाहिए। मैंने उसे कहा, चाहती है, लेकिन सारा दिन वह ना जाने उसकी क्या हरकत है। मेरे देवर के दिल में पहले ही बीवी के लिए बदगुमानी पीप रही थी और मेरी बातों ने जल्दी पर तेल का काम किया। वो फौरन वहाँ से निकलकर अपने बाप के कमरे की जन्म गया, लेकिन ये अंदर न जाने आसमान फूट पड़ा जब देवर ने ये देखा कि बाप ज़मीन पर गिरा हुआ है और उसकी बीवी उसके बाप के ऊपर झुकी हुई है। इस मंजर को मेरे देवर के जहन ने न जाने क्या समझकर कबूल न किया और मेरी बातों का भी असर था। वह दौड़कर अपनी बीवी की तरफ बढ़ा और उसे अपने बाप पर से धकेल दिया। मेरे देवर ने अपनी बीवी को मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं एक कोने में खड़ी ये सारा मंजर देख रही थी। शोर शराबे की आवाज़ सुनकर मैं भी वहाँ से चली आई और देवर को रोकने लगी। वह रुकने वाला नहीं था। उसने आओ देखा ना ताओ अपनी बीवी को खड़े खड़े तलाक दे दी। ये सब इतना अचानक हुआ कोई समझ ही ना सका, लेकिन मेरे देवर की बीवी अब भी सवाइयाँ पेश कर रही थी और मेरी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखते उसने कहा, मैं इन लोगों को बताऊं कि ससुर मौत के करीब था, इसलिए उसने मुझे सास को बुलाने भेजा। लेकिन जब मैं वापस नहीं आई तो वो ससुर को उठाने की कोशिश करने लगी, जिसके नतीजे में वो वहीं गिर गए। लेकिन मैं इस लम्हे इसे साफ मुकर गई और अपने देवर से कहा, यह बहुत दिन से इस घिनौने फेल में मुलव्वस थी और मैं ही चुपचाप ये सब देख रही थी, क्योंकि मेरे सच बोलने से कोई भी यकीन नहीं करता। मेरी देवरानी फड़ी फड़ी नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। उसे तलाक तो हो चुकी थी, लेकिन उसके दामन पर लगा ये बदनामी का दाग मेरे बीच सच बोलने से मिट सकता था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। इसी दौरान मेरे देवर ने दौड़कर अपने बाप को उठाने की कोशिश की तो पता चला वो मर चुका है। शायद मेरे ससुर ने अपने बेटे की हरकत का सदमा दिल पर लगा लिया था। मेरी देवरानी उसी वक्त घर छोड़कर हमेशा के लिए चली गई और हम सब अपने ससुर की तदफीन में मसरूफ़ हो गए। मेरी सास इद्दत में बैठ चुकी थी, लेकिन मैंने महसूस किया कि अब वो बहुत पुरसकून थी। मेरी सास की इद्दत मुकम्मल होने के कुछ दिन बाद एक दोस्त उससे मिलने आई। मैं अपनी सास के कमरे के बाहर की जानब खिड़की में खड़ी हो गई, जहाँ से अंदर की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मैंने खिड़की का पर्दा ज़रा सा सरका लिया, जहाँ से अंदर का मंजर साफ नज़र आ रहा था। मेरी सास खुश दिली से बातें कर रही थी। लगता ही नहीं था कि कुछ महीने पहले ही उस औरत का शौहर मर चुका है। कुछ देर बाद मेरी सास उठकर अपनी अलमारी की जानब गई और एक पुड़िया सी अपनी दोस्त के थमा दी। उससे मेरी सास के चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट थी। अगले ही लम्हे मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई जब मेरी सास ने अपनी दोस्त से कहा वो अपना काम मुकम्मल कर चुकी है और एक तीर से दो शिकार हो गए। एक तरफ शौहर को ये दवा मिलाकर देने से बिस्तर पर लगा दिया और दिन ब दिन वो कमज़ोर करके ख़त्म कर दिया, जबकि दूसरी जानब पसंदीदा बहू को भी ठिकाने लगा दिया। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे साथ इस हद तक भी जा सकती है। दूसरी औरत जो कि मेरी सास की दोस्त थी, अब वो मेरे बारे में पूछ रही थी, जिस पर वो औरत बता रही थी कि अब मैं इसी घर में रहूँगी क्योंकि एक कुल वक्ती मुलाजमा की भी ज़रूरत है। इसी लम्हे मुझे अपनी संगीन गलती का एहसास हो चुका था। मुझे उस दिन अपनी देवरानी के साथ यह जुल्म नहीं होने देना चाहिए था और बाद में सच बोलकर उसे बचा लेना चाहिए था, बल्कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए था। मेरी सास का उन पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरी सास इस हद तक भी जा सकती है। जो मेरी शादी में ससुराल ने मुझे दिया था, मैं जिस लड़के के साथ भागी थी उसका अपना भी कोई मजबूत ठिकाना नहीं था। इसलिए वो रात मुझे अपने दोस्तों के पास ले गया और कहा आज रात यहीं रहेंगे, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। रात जब मेरी आंख लगी तो मुझे खबर ही ना हुई और जब सुबह जागी तो मेरे जेवरात वाला बैग गायब था। रातों रात न जाने वो कौन चुरा कर ले गया था। मैं जिस लड़के के साथ भागी थी उसे जगाकर सारी सूरत हाल बताई तो वो भी हैरान हुआ कौन उठा कर ले गया, लेकिन एकदम मेरे जहन में ख्याल आया, यकीनन मेरे हाथ में बैग देखकर उसके दोस्तों को पता चल गया होगा कि बैग में ज़रूर कुछ नकदी या सोना है, क्योंकि हमेशा घर से भागने वाली लड़कियों के पास यह सब ज़रूर होता है। मैंने उस लड़के से कहा यह सब तुम्हारे दोस्तों का किया हुआ है, अगर वो जेवर नहीं मिला तो मुश्किल हो जाएगी, हमारे पास पैसे कम हैं, हम गुजारा नहीं कर सकते। वह लड़का मेरी बातों में आकर अपने दोस्तों से लड़ने लगा, जिसके नतीजे में उन्होंने हमें वहाँ से निकल जाने का कहा। हम दोनों वहाँ से निकलकर किसी नए ठिकाने की तलाश में मारे मारे फिरते रहे। शाम तक उस लड़के ने मुझे कहा एक औरत के पास कभी भी जाता, इसलिए तुम कहो तो वहाँ ले चलूँ, हमारे पास कुछ दिन गुजारने के लिए ठिकाना होगा। मुझे पता तो चल गया था कि मैं भाग कर कितनी बड़ी गलती कर चुकी हूँ, लेकिन इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, इसलिए मैं फ़ौरन मान गई। मगर अगले ही लम्हे उस लड़के ने मुझे जो बात बताई उसे सुनकर मेरी रूह कांप गई। उसने कहा वो कोई ठीक औरत नहीं है। मैं तो समझ गई थी, मगर फ़िलहाल भरोसा करने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था।
ऐसी जगहों पर न जाने कौन मर्द अच्छे होते हैं। मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा था। मैंने अब मजबूरन अंदाज़ करते हुए कहा, कुछ भी हो, बस रात गुजारने के लिए कहीं ले जाओ। और मुझे तुम पर यकीन है। इस तरह हम दोनों के उस औरत के घर पहुंच गए। घर क्या था, एक रंगीन खाना जहां हर तरफ रंग बिरंगे लिबास में मबलूस औरतें घूम रही थीं, मगर मैं चुपचाप वहां सब देखती रही। रात सोने के लिए उस औरत ने मुझे एक अलग कमरा दिया, जबकि लड़के को उसने बाहर भेज दिया। मुझे बहुत फिक्र हुई और कहीं कहीं शक भी कि मेरे साथ कोई धोखा होने वाला है। मुझे अब यहीं रहना है, जिसके लिए मैं तैयार नहीं थी। मैंने उस औरत की मिन्नतें की वो मुझे यहाँ से जाने दे, लेकिन वो नहीं मानने वाली थी। 2 दिन बाद मैं अपने कमरे की खिड़की से बैठी बाहर का मंजर देखते हुए अपनी किस्मत और गलतियों को रो रही थी। उस औरत के घर एक मांगने वाला साहिल दरवाजे पर आया। मैंने मौका देकर साहिल को कहा कि अगर वो मुझे यहाँ से निकलने में मदद दे तो मैं उसे भारी रकम दूंगी। साहिल यहाँ आने का आदी था और उसे यहाँ के बारे में सब इल्म था, इसलिए उसने मेरी बात मानकर अगली रात मुझे इस घर की दीवार को कूद जाने में मदद दी और यूँ मैं इस गंदगी जगह से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। मेरे पास एक आखिरी सोने की चैन बची थी जो मेरी गर्दन में पहनी हुई थी। मैंने वो निकाल कर साहिल के हवाले कर दी और खुद आगे की राह ली। मेरे पास कोई ठिकाना, कोई तालीम, कोई पैसा, सर छुपाने की छत तक कुछ भी नहीं बचा था। इसलिए मुझे इस साहिल के कुछ दिन पनाह मिल गई और उसके कहने पर आकर मैंने भीख मांगना शुरू कर दी, क्योंकि इसके अलावा मुझे कोई मज़ीद काम नहीं मिलना था और बाहर दुनिया बहुत ख़राब थी। मुझे कभी कभी शिद्दत से एहसास होता कि ये सब मेरे इस गुनाह की सज़ा है जो मैंने अपनी देवरानी और मरहूम ससुर के खिलाफ झूठ बोल कर की। मगर मैं फिर भी खुशकिस्मत थी कि मुझे अपनी सच्चाई में कुछ कहने का मौका और माफ़ी मांगने का मौका दुनिया में ही मैसर आ गया था।